नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो प्रेजेंटेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हम आज समझने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत एक तो मे के बारे में, दूसरा माइट के बारे में, तीसरा मे हैव के बारे में, चौथा माइट हैव के बारे में। तो इन चारों ही चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। सभी संबंधित नियमों की भी जानकारी हम देंगे और विभिन्न प्रकार के संबंधित उदाहरण भी हम प्रस्तुत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मे के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, मे का हिंदी में अर्थ होता है हो सकता है। दूसरी बात, मे का प्रयोग संभावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मे का प्रयोग अनुमति लेने या अनुमति देने के लिए भी किया जाता है। मे का प्रयोग इच्छा को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। मे का प्रयोग औपचारिक सूचनाओं में अधिकतर अनुमति लेने या अनुमति देने के लिए किया जाता है। तो देखिए स्क्रीन पर ये जो चार हमने रूल्स बताए, मूल रूप से मे का प्रयोग इन्हीं स्थानों पर किया जाता है। यदि वाक्य में इनमें से कोई कंडीशंस आती हैं तो उस स्थिति में हम हो सकता है हिंदी में लिखा है तो इसकी ट्रांसलेशन के लिए मे का इस्तेमाल किया करते हैं। जैसे आप उदाहरणों के माध्यम से भी देखें, सोनम अभी स्कूल में हो सकती है। तो देखिए एक संभावना को व्यक्त किया गया है, सोनम मे बी इन स्कूल नाउ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन। तो यहाँ पर एक परमिशन मांगी गई है। क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ, मे आई टेक योर पेन। यहाँ पर भी एक परमिशन मांगी गई है। भगवान आपकी रक्षा करे, मे गॉड प्रोटेक्ट यू। यहाँ पर एक विश यानी एक इच्छा जाहिर की गई है। तो आप देखें तरह तरह की कंडीशन होने पर हम मे का इस्तेमाल किया करते हैं। अब हम माइट का इस्तेमाल समझते हैं। मे की ही भांति माइट का भी हिंदी में अर्थ होता है हो सकता है। और तीन मुख्य स्थान ऐसे होते हैं, तीन कंडीशंस ऐसी होती हैं जब हमें माइट का इस्तेमाल करना होता है। पहली कंडीशन ये कहती है कि जब कभी भी हमें थोड़ी या ज़्यादा संभावना को व्यक्त करना हो तो माइट का इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि जब कभी भी अनुमति लेने की बात हो तब माइट का इस्तेमाल किया जाएगा। और तीसरी कंडीशन ये कहती है कि जब कभी भी हिंदी वाक्य में शायद शब्द लिखा हो तब माइट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए इसे भी एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। क्या मैं ये पेन ले लूँ, माइट आई टेक दिस पेन। वह सोया हो सकता है, ही माइट बी स्लीप। राजेश के वहाँ जाने की संभावना है, राजेश माइट गो देयर। तो आप ध्यान दे दीजिए कि पहले वाक्य में जहाँ परमिशन मांगी गई है वहीं दूसरे और तीसरे वाक्य में संभावना को व्यक्त किया गया है। तो उस स्थिति में हमने माइट का प्रयोग करना होता है। अब हम माइट हैव और मे हैव के बारे में समझेंगे। देखिए माइट हैव और मे हैव, जब कभी भी आप कहीं पर भी हैव लगे हुए पाएँ तो इस बात को आप स्पष्ट समझ लें कि हैव का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस के परफेक्ट सब कैटेगरी में करते हैं। तो उस स्थिति में थर्ड फॉर्म का हमने इस्तेमाल करना होता है। दूसरी बात, माइट हैव और मे हैव दोनों का अर्थ हिंदी में सकता था के रूप में प्रयोग किया जाता है। और जैसा हमने बताया, दोनों का वाक्य में प्रयोग करते समय हमेशा क्रिया की यानी मेन वर्ब की तीसरी अवस्था थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही हमें इस्तेमाल करना होता है। और अगली बात, माइट हैव और मे हैव का प्रयोग संभावना में कोई क्रिया हो चुकी है ऐसा अर्थ बताने के लिए किया जाता है। तो देखिए जो स्क्रीन के ऊपर तीन नियम हमने बताए हैं, पहला नियम तो यही कहता है कि भाई माइट का जो हिंदी में अर्थ रहेगा वो सकता था रहेगा। दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करना है। और तीसरी बात हमें ध्यान में रखनी है, किसी प्रकार की कोई संभावना को व्यक्त किया गया हो। ये तीन बेसिक बातें हैं माइट हैव और मे हैव से संबंधित। जैसे आप उदाहरण देखें, आज बारिश हो सकती थी, तो आप इसे इस रूप में भी बोल सकते हैं कि इट माइट हैव रेन टुडे। और इस रूप में भी बोल सकते हैं इट मे हैव रेन टुडे। मुझे लगता है तुमने उसे मार दिया होगा, आई थिंक यू माइट हैव किल्ड हिम। या फिर आप बोल सकते हैं आई थिंक यू मे हैव किल्ड हिम। मैं आपका घर भूल सकता था, आई माइट हैव
फॉरगॉटन योर हाउस, या फिर आप बोल सकते हैं आई मे हैव फॉरगॉटन योर हाउस। मैं किसी को भी प्यार कर सकता था, आई माइट हैव लव्ड एनीवन, या फिर आप कह सकते हैं आई मे हैव लव्ड एनीवन। तो आप ध्यान दें, मे हैव और माइट हैव दोनों में से किसी एक शब्द का आपने चुनाव कर लेना है। सारे ही वाक्यों में क्रिया की तीसरी अवस्था का आपने इस्तेमाल करना है। यहाँ पर रेन की जगह आपने रेन का इस्तेमाल करना है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पर भी लगानी है, और सभी वाक्यों में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी लगाई गई है। हिंदी में आप ध्यान दीजिए, जनरली अर्थ यही आता है सबके अंत में, सकता था, सकता था, सकता था, यही अर्थ आता है जब कभी भी हमें माइट हैव या मे हैव का इस्तेमाल करना होता है। मे माइट हिंदी में इसका अर्थ हमने बताया सकता है। इसी प्रकार से मे हैव माइट हैव इसका हिंदी में अर्थ हमने बताया सकता था। पॉसिबिलिटी यानी संभावना व्यक्त करने के लिए कुछ वाक्यों की प्रैक्टिस हम यहाँ करते हैं। जैसे संभावना व्यक्त की गई है कि आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे, और इट माइट रेन टुडे। इसी प्रकार से ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है, इट मे आल्सो हैपन विद यू। इसी प्रकार से वो किसी को भी मार सकता था, इट मे हैव और माइट हैव किल्ड एनीवन। उस दिन बारिश हो सकती थी, इट मे हैव माइट हैव रेन दैट डे। तो आप चारों ही वाक्यों में यदि ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक संभावना को व्यक्त किया गया है। तो प्रेजेंट टेंस का वाक्य है तो सीधे सीधे आपने मे या माइट में से किसी एक शब्द का चुनाव कर लेना है। और यदि सकता था यानी पास्ट टेंस की बात है तो उस स्थिति में आपने मे हैव और माइट हैव में से किसी एक शब्द का चुनाव कर लेना है। यदि आपने मे हैव लगा दिया तब भी ठीक है, आपने माइट हैव लगा दिया तब भी ठीक है। मे सकता है, परमिशन वाले कुछ वाक्य हैं उनके बारे में देख लेते हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन। क्या मैं बैठ सकता हूँ, मे आई सिट। क्या मैं तुम्हारी किताब एक बार देख सकता हूँ, मे आई सी योर बुक वंस। या फिर इस रूप में वाक्य बोला जा सकता है, मे आई हैव ए लुक एट योर बुक वंस। मे का प्रयोग इच्छा प्रकट करने के लिए किया जाता है। इससे संबंधित वाक्य देख लेते हैं। भगवान करे आप सफल हो जाएं, मे यू सक्सीड। भगवान आपको बड़ा आदमी बनाए, मे यू बिकम अ रिच मैन। भगवान आपको आशीर्वाद दे, मे गॉड ब्लेस यू। तुम्हें मेरी उम्र लग जाए, मे यू लिव लॉन्ग। भगवान हमें माफ़ करे, मे गॉड फॉरगिव अस। तो इन सभी वाक्यों में एक प्रकार की इच्छा, एक प्रकार की प्रार्थना को प्रकट किया गया है, तब हमें मे का इस्तेमाल करना होता है। अब हम कुछ और भी इम्पोर्टेंट्स रूल्स को समझ लेते हैं। जैसा कई बार हम वीडियो में अपनी कहते हैं कि भाई हम हर एक छोटी से छोटी जानकारी भी अपने श्रोताओं तक शेयर करना चाहते हैं, ताकि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी किसी सब्जेक्ट्स के बारे में हो उतना ज़्यादा ठीक रहता है। तो विल का इस्तेमाल हम मस्ट के रूप में भी करते हैं, और विल के स्थान पर कई जगह पर हम मे या माइट का इस्तेमाल भी किया करते हैं। तो देखते हैं नियम क्या कहते हैं। अगर किसी भी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य हों और उसके अंदर हिंदी में पक्का या ज़रूर लिखा हो, तो हिंदी में अनुवाद करते समय हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, इंग्लिश में विल को मस्ट में बदल देना होता है। और इसी तरह अगर शायद लिखा हो तो विल को हमें माइट या मे में बदल देना होता है। तो ये दो नियम हैं, इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लेकर आए हैं। जैसे आप ध्यान से देखिए, राम जाएगा, अंग्रेजी में बोलेंगे राम विल गो। तो देखिए विल का इस्तेमाल किया गया है। दूसरे वाक्य में ध्यान दीजिए, जैसा हमने बताया यदि पक्का या ज़रूर लिखा हो, राम पक्का जाएगा या राम ज़रूर जाएगा, तब हम विल के स्थान पर किसका इस्तेमाल करेंगे, मस्ट का। राम मस्ट को। तो यही हमने नियम बताया कि यदि पक्का या ज़रूर लिखा हो तो विल के स्थान पर हम मस्ट का इस्तेमाल किया करते हैं। राम विल डेफिनेटली गो, यानी निश्चित रूप से राम ज़रूर जाएगा। और तीसरे तरफ ध्यान दें, शायद राम जाएगा, राम मे और माइट गो। तो राम शायद जाए, मे बी राम विल गो। तो इस तरह से आप ध्यान दें, तीन चीज़ें जो हमने बताई हैं,
3 कंडीशंस यहाँ पर आपने लागू करनी है। विल का इस्तेमाल किया जाता है यदि सरल वाक्य है, पक्का या जरूर लिखा है तो आपने मस्ट शब्द का इस्तेमाल करना है, और यदि शायद लिखा है तो आपने मे या माइट में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल करना है। राम जा रहा होगा, राम विल बी गोइंग। अब ये फ्यूचर का हमारा कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो गया। राम जा रहा होगा, राम विल बी गोइंग। राम पक्का जा रहा होगा, राम मस्ट बी गोइंग। तो देखिए पक्का शब्द आया तो फिर हमने विल के स्थान पर मस्ट का इस्तेमाल करना होता है। शायद राम जा रहा होगा, शायद राम जा रहा होगा, तो आप देखिए शायद शब्द आया तो शायद के स्थान पर हमने फिर में या माइट में से किसी एक शब्द का चुनाव करना होता है। इस वाक्य को आप बोल सकते हैं राम मे बी गोइंग, और इस रूप में भी बोल सकते हैं राम माइट बी गोइंग। अब हम आ गए हैं फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में। जैसा हमने आपको इसके नियम में ही बताया कि फ्यूचर के 3 टेंसेज में ये नियम लागू होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में, और ये जो स्क्रीन के ऊपर तीसरा हमने प्रेजेंट किया है आपके सामने, फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में ये नियम लागू होता है। राम जा चुका होगा, राम विल हैव गॉन। अब ध्यान दें विल के स्थान पर मस्ट का इस्तेमाल हमने करना होता है जब हिंदी में पक्का शब्द लिखा हो। राम पक्का जा चुका होगा, राम मस्ट हैव गॉन। शायद शब्द लिखा है, देखिए शायद शब्द लिखा है, शायद राम जा चुका होगा या फिर शायद राम जा चुका हो, तो उस स्थिति में आप बोल सकते हैं राम मे हैव गॉन, और आप बोल सकते हैं राम माइट हैव गॉन। तो दोनों में से कोई एक शब्द आप बोल सकते हैं। हैव ए लुक एट ए फ्यू एग्जाम्पल्स नाउ। शायद बस आ रही हो, बस माइट और मे बी कमिंग। तो देखिए यहाँ पर एक संभावना को व्यक्त किया गया है और शायद शब्द लिखा हुआ है, तो उस स्थिति में हमें मे या माइट में से किसी एक शब्द का चुनाव करना होता है। दूसरा वाक्य है वो पक्का घर पहुँच चुका होगा। अब यहाँ पक्का शब्द जो हमने बताया यदि पक्का लिखा है और चुका होगा, इसका मतलब है कि फ्यूचर का परफेक्ट टेंस का वाक्य है, तो उस स्थिति में आपने मस्ट हैव का इस्तेमाल करना होता है। तो आप बनाएंगे वो पक्का घर पहुंच चुका होगा, ही मस्ट हैव रीच्ड होम। तीसरा मैं उससे ज़रूर मिलूँगा, तो ज़रूर लिखा है, निश्चित रूप से मिलूँगा, तो मस्ट शब्द का यहाँ पर भी इस्तेमाल करना है, आई मस्ट मीट हिम और हर। शायद लोग चले गए हों, तो देखिए शायद शब्द आया, फिर वही माइट हैव का इस्तेमाल हमने करना होता है। शायद शब्द जब कभी भी आए आपने माइट लगा देना है। पीपल माइट हैव लेफ्ट, और लेफ्ट की जगह आप गॉन शब्द भी लगा सकते हैं। वो पक्का उससे मिलने जा रहा होगा, ही मस्ट बी गोइंग टू मीट हर और हिम। तो इन सभी वाक्यों में ध्यान से देखें, आप बताए गए नियमों के अनुसार ही ट्रांसलेशन की गई है।